हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये जो न्यू लेक्चर है, आज हम इसमें एसएससी एमटीएस 2023 की जो थर्ड शिफ्ट 8 सितंबर वाली थी उसको पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैंने 14 लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप जाकर हमारे चैनल से चेक कर सकते हैं। और बहुत अच्छा रिस्पांस है आप लोगों का, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अभी तक हमारे चैनल पर लगभग 10,000 प्लस क्विजेस मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर, डिफरेंट एग्ज़ाम के, जैसे कि जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम थे एसएससी सीजीएल 2020, 2021, 2022, 2023, सबके वोकैब फिलर्स हर चीज़ मैंने अपलोड कर रखी है विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने दिया है, यहाँ पर आपको डेली क्विजेस मिल रही है। यहाँ पे भी जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन है सबके लेटेस्ट क्विजेस आपको प्रोवाइड की जा रही है, और जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा। तो आप इन दोनों को जरूर ज्वाइन करके रखें। तो आज की ये जो लेक्चर होने वाला है, इसमें ना सिर्फ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बल्कि जितने ऑप्शन दिए हुए हैं उनको डिटेल में समझने जा रहे हैं। इट मीन्स अगर आपसे सिनोनिम पूछा गया है तो सिनोनिम सिर्फ आपको मैं ऑप्शन का सही करके नहीं बता दे रहा हूँ, बल्कि जितने ऑप्शन दिए हैं सबको इलाबोरेट कर रहा हूँ, सबकी हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ, प्लस उसके जो अलग सिनोनिम हो सकते हैं वो भी आपको बता रहा हूँ। तो अभी जिन भाइयों का हमारे एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में जो भी अभी मेंस के लिए या सीएचएसएल मेंस के लिए जो भी अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल में क्या है, जितने भी एसएससी के एग्जाम है सब में रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं सब में। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इसमें क्लोज टेस्ट हर चीज़ कवर किया गया है बहुत अच्छे से। तो चलिए बिना डिले किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, बहुत छोटा सा है, इसमें एक वर्ड अंडरलाइन किया गया है और इसको सब्सटीट्यूट करना है। नो सब्सटीट्यूशन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको सब्सटीट्यूट ही करना है। बोला फ्रांस इज़ अ लार्जेस्ट कंट्री। आपको एक रूल मालूम होगा, ये इस लार्जेस्ट को जो है आपको सब्सटीट्यूट करना होगा। कभी भी हम सुपरलेटिव डिग्री जब लिखते हैं तो उसके पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज़ करते हैं उसको सुपेरियर दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ए का यूज़ हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रांस इज़ आ लार्ज। यहाँ पर जो है अगर देखिए, अगर ए को आपको सब्सटीट्यूट करना होता तो यहाँ द का यूज़ करते, बट लार्जेस्ट को सब्सटीट्यूट करना है तो ए आर्टिकल के अकॉर्डिंग लार्ज आएगा पॉजिटिव डिग्री। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ गए ना। मैंने पहले आपको घुमा कर बताया कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो अगर द को अगर ए को सब्सटीट्यूट करना होता है तो द का यूज़ होता है यहाँ पर। ठीक है ना, फ्रांस इज़ द लार्जेस्ट कंट्री, या ऐसे कह सकते हैं फ्रांस इज़ अ लार्ज कंट्री। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर भी आपको एरर आइडेंटिफाई करना है। बोला मिस्टर शर्मा वुड हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय दिस टुमारो। मिस्टर शर्मा वुड हैव लेफ्ट, ये बताइए, ये मिस्टर शर्मा की बात कर रहा जो स्टेशन बाय दिस टाइम टुमारो, अभी के समय, ये कल तक जो है स्टेशन को छोड़ चुके होंगे। तो यहाँ पर कोई कंडीशन तो बता नहीं रहा, एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है। तो वुड हैव, हम जो वुड का यूज़ करते हैं, वुड हैव, वुड हैड, ये कंडीशनल सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं। बट यहाँ किसी भी तरीके से कोई दो सेंटेंस यहाँ नहीं दिया गया, एक ही सेंटेंस में यहाँ कोई कंडीशनल सेंटेंस नहीं दिया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिस्टर शर्मा विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय दिस टुमारो, बाय दिस टाइम टुमारो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनकरेक्ट पार्ट क्या हो गया, मिस्टर शर्मा वुड हैव लेफ्ट, होना क्या चाहिए, मिस्टर शर्मा विल हैव लेफ्ट। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको इसकी मीनिंग बतानी है। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डू नॉट टर्न ए ब्लाइंड आई टू ऑल द मिस्चीफ योर चाइल्ड इज अप टू, द टीचर टोल्ड द यंग पेरेंट। इसमें कह रहा सेंटेंस में कि टीचर ने यंग पेरेंट से कहा कि डू नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई चीफ योर चाइल्ड इज अप टू, अपनी आंखें बिल्कुल ऐसे ना बंद कर लो जैसा कि आपके बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है। तो डू नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब क्या होता है, क्लोज द डोर नहीं, टेक अ प्राइड इन नहीं, गिव रिवार्ड नहीं, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, मतलब ऐसा नहीं कि आपने वो चीज़ देखा ही नहीं, आप देखने का बहाना ही नहीं कर रहे हैं, बहाना कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। तो आप ब्लाइंड आई मत होइए, बच्चे को अपनी नज़र के सामने रखिए और अच्छे से उसको खोल कर देखिए कि आपके बच्चे कैसे शरारत कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मीनिंग क्या होता है, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिलर से आया हुआ है। अरे कि द मदर डैश द चिप्स बिकॉज देवर शॉजी, क्या पढ़ेंगे आप, शॉजी पढ़ेंगे शॉगी,
इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द मदर ने जो चिप्स की पैकेट थी उसको क्या कर दिया, फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वो खराब हो चुके थे। अब देखिए यहाँ सेव्ड है, तो जब जो चीज़ खराब हो गया है उसको कैसे सेव किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। वेस्टेड, जब वो ऑलरेडी खराब है तो वेस्टेड यहाँ कोई सेंस नहीं निकला। डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मीन्स होता है नो मोर इन यूज, अब उसका यूज आप नहीं कर सकते हैं। तो डिस्कार्डेड वही है, रिकवर्ड तो होना ही नहीं क्योंकि वो चीज़ खराब हो चुका है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्या, डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मीन्स नो लॉन्गर इन यूज, अब वो यूज में आपके नहीं आएगा। द मदर डिस्कार्डेड द चिप्स बिकॉज दे वर सॉजी। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है होप की, मतलब सिनोनिम बताना है आपको। होप मतलब क्या होता है? होप मतलब होता है आशा। कॉशन मतलब सतर्क रहना। रियलिज्म मीन्स होता है यथार्थवाद। और साइनिज्म मीन्स क्या होता है? साइनिज्म मीन्स होता है बहुत ही ग्लूमी टाइप का या निराशावादी। जबकि विश मतलब होता है इच्छा और होप मतलब भी होता है आशा। तो होप, अगर होप के दो सिनोनिम्स की बात करूं तो एक ऑप्टिमिज्म आ जाएगा और दूसरा एस्पिरेशन आ जाएगा। कॉशन की बात करूं तो इसके दो सिनोनिम्स हो जाएंगे विजिलेंस या फिर प्रूडेंस। ध्यान से आप सुनिएगा। और साइनिज्म की बात करूं तो इसके दो सिनोनिम हो जाएंगे स्केप्टिसिज्म और पेसिमिज्म। रियलिज्म मीन्स होता है विजिलेंस एंड प्रूडेंस। ये आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इडियम की मीनिंग आपसे पूछ रहा, कह रहा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हैव एग ऑन योर फेस। हैव एग ऑन योर फेस। अब बताइए, अगर आपके चेहरे पर कोई अंडा फेंक कर मार देता है या कोई अंडा लग जाता है तो क्या होगा? डिफीट समवन थ्रोली, नहीं। टू बी मेड टू लुक फुलिश और एम्बैरेस्ड, मतलब आपका लुक बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे कि आप बिल्कुल मूर्ख दिखेंगे, या फिर आप बहुत शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि आपके चेहरे पर अंडा लगा हुआ, आप किसी के सामने जा रहे हैं तो आप शर्मिंदगी महसूस करेंगी। तो वही कह रहा कि हैव एन एग ऑन योर फेस, इसका क्या मतलब हुआ? टू बी मेड टू लुक फुलिश और एम्बैरेस्ड। यह ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, रेक्टिफाई स्पेलिंग करना है। एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें आपको स्पेलिंग रेक्टिफिकेशन करना है। मतलब जो सेंटेंस ऑलरेडी आपको दे रखा है ये एरर दिया हुआ है, इसमें आपको स्पेलिंग का रेक्टिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं कि कौन सी स्पेलिंग कौन से वर्ड में गलत दिया हुआ है। द टाइगर सही है, वाज सही है, ट्रैंक्विलाइज्ड, अब देखिए ट्रैंक्विलाइज्ड क्या सही लिखा है, TRANQULZED, तो डबल आई नहीं होता, सिंगल आई ही होता है। अब चलिए यहाँ से हम अब ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ट्रैंक्विलाइज्ड कहाँ सही लिखा हुआ है? TRANQULIZED, ट्रैंक्विलाइज्ड, यहाँ ट्रैंक्विलाइज्ड बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब यहाँ सही लिखा हुआ है, ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, एज एन ऑप्शन में बता रहा हूँ आपको। ट्रैंक्विलाइज्ड यहाँ भी सही लिखा हुआ है, यहाँ गलत लिखा हुआ है डबल ए। ट्रैंक्विलाइज्ड यहाँ भी डबल आई लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग लिखा। अब ये दोनों सही है। अब और इसमें ढूंढना है कि इसमें और अदर स्पेलिंग कौन सी गलत है। तो अब देखिए ट्रैंक्विलाइज इन द मॉर्निंग एंड केप्ट इन अ केस टू अवॉइड डिस्टर्बेंस। अब देखिए यहाँ डिस्टर्बेंस की स्पेलिंग इनकरेक्ट दी हुई है ना। डिस्टर्बेंस की स्पेलिंग क्या होती है? डिस्टर्बेंस की स्पेलिंग होती है DISTURBANCES। तो यहाँ जबकि वो स्पेलिंग सही दी गई है, तो आपका एरर मिल गया, तो आपने उसको रेक्टिफाई कर देते हो, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द टाइगर वाज ट्रैंक्विलाइज्ड इन द मॉर्निंग एंड केप्ट इन अ केज टू अवॉइड डिस्टर्बेंसेस बाय ह्यूमन बीइंग्स। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। यहाँ एक फिलर से तो पूछा गया है, पर सिनोनिम्स फिलर आपको दिया गया है, मतलब ब्रैकेट में आपको एक वर्ड दिया गया है, उसका सिनोनिम आपको यहाँ फिल करना है। करेक्ट, सी इज रीडिंग अ सेक्रेसी नॉवेल एंड कांट वेट टू फाइंड आउट हु इज द किलर। वो एक नॉवेल पढ़ रही है जो कि बहुत ही सेक्रेसी के रूप में, लेकिन वो ये नहीं पता कर पा रही है कि वो किलर कौन है उसमें। तो सेक्रेसी क्या होता है? सेक्रेसी मीन्स होता है बहुत ही गुप्त रूप से, मिस्टीरियस रूप में, रहस्यमयी तरीके से, ठीक है ना, मिस्टीरियस नॉवेल। तो क्राइसिस मतलब क्या होता है? क्राइसिस मतलब होता है बहुत ही, जैसे क्राइसिस आती है ना कि बहुत ही आंधी तूफान आ गया, वहाँ बहुत ही अकाल पड़ गया, वो चीज़। कॉम्प्लिकेशन जटिलता होती है, डिफिकल्टी मीन्स मुश्किल हालात होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का है, कह रहा कि नो एरर, इसमें आपको अगर एरर नहीं है तो नो एरर चूज करना है। तो ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन रहता है, नो एरर दिया गया रहता है। तो देखिए पढ़िए ध्यान से इसको। द वाइबल ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन अ पेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज। द वाइबल ऑफ लाइफ, अब पहले ये चीज़ समझिए, वाइबल चीज है क्या? ये
वाइबल मीन्स होता है कैपेबल ऑफ वर्किंग और सक्सीडिंग, मतलब किसी कार्य करने की क्षमता और उसमें निपुण होने की क्षमता और उसमें सफल होने की क्षमता, वाइबल उसी को कहते हैं। बट वाइबल यहाँ जो है एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, जबकि हम आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते, आर्टिकल के बाद हमको नाउन चाहिए। तो वाइबल, वाइबल का नाउन अगर हम बनाएंगे तो वाइबिलिटी हो जाएगा, VIABILITY, वाइबिलिटी। वाइबिलिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन अ पेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, द वाइबल ऑफ लाइफ। होना क्या चाहिए, द वाइबिलिटी ऑफ लाइफ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसमें भी इरर से पूछा गया है, कह रहा है आई सेल बी प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। अब देखिए यहाँ पर आई सेल बी प्लेइंग, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। सेल बी विल बी जहाँ यूज होता है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूप में यूज होता है, सेल बी एंड विल बी। अब देखिए सिंस और फॉर किसके साथ लगता है, सिंस और फॉर का यूज हम फ्यूचर परफेक्ट के साथ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ कहते हैं आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता। तो यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा, शैल बी प्लेइंग। यहाँ होना क्या चाहिएगा, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा आवर टीम इज ऑल ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू आवर गोल्स फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट। अंडरलाइन सेगमेंट दिया हुआ है ऑन द सेम पेज, इसका आपको मीनिंग बताना है। तो यहाँ एक टीम की बात की जा रही है, जो टीम के बारे में ये खासियत है कि जब कोई भी गोल, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट रहता है, जो उनके उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आता है, तो सारी टीम मिलकर एक हो जाती है। तो ऑन द सेम पेज मतलब क्या होता है, कंफ्यूज हो जाना नहीं, बी इन एग्रीमेंट। बी इन एग्रीमेंट मीन्स सहमति हो जाना, सबका एक यूनेनिमस हो जाना, ठीक है ना, सबकी एक बात, सबकी एक सहमति होना। बी अनश्योर नहीं, बी कॉन्फ्लिक्ट नहीं। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, यहाँ भी ईडियम की मीनिंग आपसे पूछा है, बोला बाइट द डस्ट, जिसे कहते हैं बाइट द डस्ट। अब डस्ट को तो काटा नहीं जा सकता, धूल को तो काटा नहीं जा सकता, धूल चटाई जाती है। जैसे आप हिंदी में भी इसका यूज करते बहुत, उसने उसको धूल चटा दी। धूल चटा दी मतलब उसने उसको हरा दिया, टू सफर अ डिफीट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टू फॉल फ्रॉम अ हाइट नहीं, टू रिमेन काम नहीं, टू फॉल एस्लीप नहीं। बाइट द डस्ट मीन्स होता है टू सफर अ डिफीट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया है। आप देखिए यहाँ कह रहा है कि ए पर्सन हु अवॉइड्स सेंसरी प्लेजर एंड फिजिकल कंफर्ट्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ वक्त की जो प्रसन्नता उसको मिलती है और जो फिजिकल कंफर्ट मिलता है उसको जो त्याग दे, जो अवॉइड कर दे, उसे क्या कहते हैं। चलिए सबसे पहले ऑप्शन समझते हैं। फ्रगल, फ्रगल मीन्स होता है बहुत ही किफ़ायती, जिसे हम कहते हैं थ्रिफ्टी या इकोनॉमिकल। एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन मीन्स होता है बहुत ही विलासितापूर्ण, जिसे हम कहते हैं लग्जरियस या इंडल्जेंट, जबकि यहाँ ये सब त्यागने की बात हो रही है। बोहेमियन, बोहेमियन होता है बहुत विचित्र टाइप का, जैसे अनकन्वेंशनल कहेंगे या आर्टिस्टिक कह सकते हैं। एसेटिक मीन्स होता है तपस्वी, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियर, ऑस्टियर या सिंपल। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एसेटिक। एसेटिक मीन्स ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही तपस्या में अपने लीन हो, जो सारे सुख संसार सारे सुख मोह माया को छोड़कर अपनी तपस्या में लीन हो। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें चूज करना है, तो क्या हो जाएगा इसमें, चिवेरलस, एक्सपोज, कॉन्फेस, कन्विक्ट। कॉन्फेस में हमेशा ध्यान रखिएगा डबल एफ नहीं आता, हमेशा डबल एस आता है। कॉन्फेस ऐसे निकल ना तो डबल एस आएगा, तब इसे जाकर आप खींचकर कॉन्फेस कर सकेंगे। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है गैलेंट, बहुत ही बहादुर और वीरतापूर्ण, गैलेंट, कर्टियस, नोबल। एक्सपोज मीन्स होता है रिवील कर देना, अनकवर, डिस्क्लोज। कॉन्फेस मीन्स होता है एडमिट या एक्नॉलेज, और कन्विक्ट मीन्स होता है आपको पता है प्रिजनर या ऑफेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया है, ए पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड लाइक अ सेंट फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल एकांत में रहता हो, जैसा कि कोई साधु रहता हो और वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करता हो, या रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए कोई ऐसा जो एकांत में रहता हो, तो उसे तो हम हर्मिट कहते हैं। हर्मिट मीन्स अगर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो ये हो जाएगा रिक्लूज, एसेटिक एंड सॉलिटरी।
सर्टिन, क्रेटिन, 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 इसको ध्यान में रखिएगा। क्रेटिन मीन्स होता है मूर्ख, जिसे हम कहते हैं इडियट या मोरोन, इडियट या मोरोन, ये हो जाएगा। हेयर, हेयर मीन्स होता है सक्सीजर या डिसेंडेंट, जिसे उत्तराधिकारी कहते हैं, जबकि हेरेटिक मीन्स होता है बहुत ही विधर्मी टाइप का। रेनीगेज या नॉन कन्फर्मिस्ट, रेनीगेज, GADE, रेनीगेज या नॉन कन्फर्मिस्ट, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एंटोनिम से पूछा गया है, क्लमजी का एंटोनिम आपको बताना है। देखिए सबसे पहले इसको समझिए, क्लमजी मतलब होता क्या है। क्लमजी मीन्स होता है बहुत ही ऑकवर्ड टाइप का, जिसे हम अनकोऑर्डिनेटेड कहते हैं ना, तो वो क्लमजी होता है। जेलस, ईर्ष्यापूर्ण, जिसे कहते हैं इनवियस या रिसेंटफुल। फायरसी, फायरसी मीन्स होता है इंटेंस या एग्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना। ग्रेसफुल होता है एलिजेंट या पॉइस। देखिए मैं इसमें हिंदी मीनिंग नहीं बता रहा हूँ आपको, आप थोड़ा इंग्लिश टू इंग्लिश लर्न करने की कोशिश करिए, अगर वहाँ हिंदी आप ढूंढने लगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। नर्वस, नर्वस मीन्स होता है एंजियस या जेट्री, ठीक है ना। तो क्लमजी मीन्स मैंने क्या बताया, ऑकवर्ड या अनकोऑर्डिनेटेड, जबकि ग्रेसफुल, ग्रेसफुल क्या होता है एलिजेंट या पॉइज्ड। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा क्लमजी का, ग्रेसफुल हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट। तो सब्सटीट्यूशन से ये भी आया हुआ है, इसमें नो सब्सटीट्यूशन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आप इजीली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। आप देखिए, नो सूनर हैड द सन राइजन ओवर द हॉरिजॉन व्हेन द बर्ड्स बिगेन टू चर्प एंड द स्क्वायरल्स स्टार्टेड टू स्कैम्पर अराउंड द पार्क। मीनिंग समझने की कोई जरूरत नहीं है, नो सूनर आया, उसके बाद आप जो कंजंक्शन दिया हुआ है जो दोनों को जोड़ रहा है उसको चेक करिए। नो सूनर के बाद हमेशा देन आता है, तो देन कहाँ दिया गया, यहाँ नहीं दिया गया। देन बर्ड्स बिगिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये नहीं हो सकता, व्हेन नहीं हो सकता, देन द बर्ड्स बिगिन्स, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन ऐसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, फिलर से पूछा गया है, कह रहा कि ड्यूरिंग द मीटिंग, एक मीटिंग चल रही थी, उसके दरमियान ही वेंट ऑन अ लॉन्ग एंड अ एंग्री डैश अबाउट हाउ द प्रोजेक्ट वाज बीइंग मिसमैनेज्ड। साउंड मीन्स होता है चिल्लाना। अब ये बताइए किसी मीटिंग में आप चिल्लाने लगेंगे, कोई सॉल्यूशन, कोई उसका सॉल्यूशन कोई निकल सकता है नहीं ना, तो सॉल्यूशन तो होगा नहीं। और विस्पर, विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना, तो आप मीटिंग में तो फुसफुसाएंगे नहीं बैठ के। रेंट, अब इसको समझिएगा, रेंट मीन्स होता है बहुत ही आक्रोश से भरा हुआ, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग एंग्री एंड क्रिटिकल स्पीच, जो किसी की मतलब चीज़ों को डिस्क्लोज करता हो। तो मीटिंग चल रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग एंग्री रेंट पे चला गया, कि इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा फायरसी स्पीच देने लगा, किस लिए, जो कि उसके प्रोजेक्ट का जो मिसमैनेज्ड हो रहा था। तो रेंट मीन्स वही होता है, बहुत ही आक्रोश से भरा हुआ। मटर, मटर मीन्स होता है वेरी लो टोन में, इनडिस्टिंक्ट स्पीच, जिसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू ना हो, बहुत धीमे धीमे बात करता हो, मटर वही होता है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, ये भी इरर से पूछा गया है, बोला कि आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेटली। अब ये बताओ, आई हैड अ बैड हैबिट, उसकी एक गंदी आदत है, उसके पास एक गंदी आदत थी क्या, कि रात वो सुबह जो है वो बहुत देर से उठता। लेटली, लेटली, रिसेंटली, ये सब क्या है, एडवर्ब है, ये टाइम को डिनोट करते हैं, जबकि यहां हमको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेट, वेकिंग अप लेट, ये जो है वर्ब को जो है मॉडिफाई नहीं यहां नहीं कर पा रहा है, तो यहां एडजेक्टिव चाहिए हमको, वो क्या है, लेट। लेट और लेटली दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेटली, रिसेंटली, जबकि लेट जो है एक एडजेक्टिव का वर्क करता है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, कह रहा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। चैतन्य वाज डैश फ्रॉम द स्कूल ड्यू टू हिज मिस अप्रोप्रिएट बिहेवियर। चैतन्य नाम का एक विद्यार्थी है जो कि स्कूल से निकाल दिया गया, उसे किसके लिए, उसके मिस अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए, उसके बिहेवियर के लिए निकाल दिया गया, तो एक्सपेल्ड होता है। एक्सपेल्ड की सही स्पेलिंग क्या होती है, EXPELLED, एक्सपेल्ड, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। ये कोई स्पेलिंग नहीं है, एक्सपेल्ड डबल एल होता है, 2 ई आता है, बस ये समझिए, एक्स के बाद 2 ई आएगा, एक्सपेल्ड। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारा पार्ट शुरू होता है क्लोज टेस्ट का, इसको पहले अच्छे से रीड करेंगे, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको चलिए अच्छे से रीड करते हैं। कह रहा कि वंस देयर वाज अ किंग नेम्ड मिदास हु वाज ग्रांटेड अ डैश बाय डियोनिसस। एक बार एक राजा था जिसका नाम मिदास था, वो ग्रांटेड बाय, क्या ग्रांटेड था, एक ग्रांटेड मतलब होती है एक इच्छा करना, या मतलब कोई चीज़
अपने मतलब कोई चीज़ अपने ऊपर ले लेना, ग्रांटेड करना, ठीक है ना। द गॉड ऑफ वाइन, द गॉड ऑफ वाइन बाई डिनोसिस। डिनोसिस कौन था? जो द गॉड ऑफ वाइन था। फॉर हिज विशेज मिडास आस्क्ड दैट व्हाट एवर ही डैश वुड टर्न टू गोल्ड। मतलब वो उसके विशेष के लिए कहता है कि मैं ऐसा क्या चीज़ करूं कि आप जो कुछ भी चाहते हो मैं उसको छूं जो गोल्ड का हो जाए। डिस्पाइट ऑफ वाइन, वाइन को छोड़कर मतलब मैं हर चीज़ को छूं तो वो गोल्ड का हो जाए। फॉर हिज विश मिडास आस्क्ड दैट व्हाट एवर ही डिस्पाइट डायनासोर्स एफर्ट्स टू प्रिवेंट इट, मिडास प्लेटेड दैट दिस वाज अ फैंटेस्टिक विश एंड सो इट वाज डिनोसियस एफर्ट टू प्रिवेंट इट। नहीं, फिर से मैं वही पढ़ने लगा। इट वाज बेस्टोड एक्साइटेड अबाउट हिज न्यूली एंड डैश मिडास स्टार्टेड टचिंग ऑल। अब मिडास जो है वो सारी चीज़ों को टच करने लगा। इसमें क्या रहा ना कि एक्साइटेड अबाउट हिज न्यूली एंड मिडास स्टार्टिंग टचिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स टर्निंग ईच आइटम इनटू प्योर गोल्ड। अब वो सारी चीज़ों को, सारे आइटम को गोल्ड में टर्न करने लगा। बट सून मिडास बिकेम डैश एज ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ फूड। जैसे वो खाना उठाता या कुछ खाने चाहता तो वो भी गोल्ड में परिवर्तित हो जाता। इन हिज एंड हैंग्री मिडास ग्रोन्ड आई विल स्ट्रेव। अब वो भूखा रहने लगा यार। Perhaps this was not such an excellent wish after all. Seeing his dismay, Midas' daughter threw her arms around him to comfort him, and she too turned to gold. The golden touch is no blessing, Midas cried. अब मिदास रोने लगा। वो जब अपनी बेटी को छूता, वो जब खाना खाने को करता कुछ या कुछ भी करने चलता तो हर चीज़ें तो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती। तो ऐसी लाइफ तो नहीं चल सकती, वो तो एक दिन डाई हो जाएगा ना फिर इस तरह। तो अब चलिए देखिए। वंस देयर वाज अ किंग नेम्ड मिदास हु वाज ग्रांटेड आ स्लेवरी। वो क्या इच्छा करता है? खुद को वो गुलाम बनाने की नहीं, एम्प्लॉयमेंट जॉब ऐसी कोई, वो विश की ग्रांटिंग करता है। विश उसकी इच्छा होती है बाय डिनोसिस से। द गॉड ऑफ वाइन, जो वाइन का देवता होता है। फॉर हिज विश मिडास आस्क्ड, नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर हिज विश मिडास आस्क्ड दैट व्हाट एवर ही, मतलब वह कुछ भी, नेक्स्ट फेल्ट नहीं, केप्ट नहीं, सुरक्षित रखना होता है। लेफ्ट मतलब छोड़ देना था, जबकि वो टच की बात कर रहा है। देखिए यहाँ भी टच की बात आई है। Whatever he touched, ठीक है ना। तो whatever he touched would turn to gold despite Dionysus' effort to prevent it. Midas pleaded that this was a fantastic wish and so it was bestowed. Excited about his newly earned, अब तीसरे फिलर के लिए चलते हैं। newly earned dash Midas started touching. newly earned मतलब उसने क्या, newly earned मतलब एक नई नई चीज़ उसने कमाई। क्या कमाई तो नहीं उसने, उसको तो समझ लो खैरात में वो चीज़ मिल गई ना। तो अब क्या मिली है उसको? पावर मिली है। लेजेसीज नहीं, अवार्ड्स नहीं, कोई कुछ ऐसा उसने नहीं किया था जो अवार्ड मिलेगा उसको, विजुअल्स नहीं, उसने तो जो है उसको तो पावर गेन हुआ है। क्या? न्यूली अर्न्ड पावर्स। मिदास स्टार्टेड टचिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स टर्निंग ईच आइटम इनटू प्योर गोल्ड। बट सून मिदास बिकेम मतलब सून बहुत जल्द ही मिदास क्या हो गया? भूख लग गई उसको। क्या मैड हो गया, पागल हो गया? नहीं, पागल क्यों होगा यार, उसको तो हर चीज़ सोना मिल जा रही। टायर्ड, थक गया? नहीं। एंग्री, क्रोध? नहीं। हंग्री, मिदास बिकेम हंग्री एज ही पिक, क्योंकि यहाँ उसके बाद तुरंत फूड की बात कर ले रहा, तो आपको यहाँ गेस लग जाना चाहिए कि यहाँ हंग्रीनेस आएगा। एज ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ फूड ही फाउंड ही कुड नॉट ईट इट, इट हैड टर्न टू गोल्ड इन हिज हैंड। हंग्री मिदास ग्रोन्ड आई विल स्टार्व। परहैप्स दिस वाज नॉट सच एन एक्सीलेंट विश आफ्टर ऑल। सीइंग हिज डिसमे मिदास, पांचवा फिलर क्या कह रहा है कि परहैप्स दिस वाज नॉट सच एन एक्सीलेंट विश आफ्टर ऑल। सीइंग हिज डिसमे मिदास स्ट्रेंज्ड मीन्स क्या होता है आपको पता है? ये एक नया वर्ड है, इसको जरूर नोट करिएगा। स्ट्रेंज्ड मीन्स होता है कि जब दो लोग काफ़ी दिनों से साथ रहते हैं या बहुत ही करीब रहते हैं और वो अब अलग रहने लगे हो, तो उस रिश्ते को स्ट्रेंज कह देते हैं। स्ट्रेंज मीन्स ऐसे समझिए, नो लॉन्गर लिविंग विद योर हस्बैंड या वाइफ। कोई हस्बैंड वाइफ है, अब वो साथ में नहीं रहते, तो उस पोजीशन को इंस्टेंस कहते हैं। गार्डेड मीन्स देखभाल करना होता है। बिलव्ड मीन्स उसका प्यारा या उससे जो बहुत ही ज़्यादा अधिक लगाव हो, जिससे हेटेड नहीं। तो वो अपनी डॉटर से, वो बिलव्ड था ना, मिदास बिलव्ड डॉटर, उसकी जो एकदम पुत्री थी, जो बहुत ही करीब थी दिल के। थ्रू हर आर्म्स अराउंड हिम टू कम्फर्ट हिम एंड सी टू टर्न, और जब उसके वो पुत्री के भी आसपास जाता था तो उसको भी टच करता था, तो जो है वो तुरंत जो है वो भी गोल्ड में परिवर्तित हो जाती थी। तो ये कह रहा, तो बिलव्ड डॉटर, यहाँ क्या होगा? बिलव्ड डॉटर थ्रू हर आर्म्स अराउंड हिम टू कंफर्ट एंड सी टू टर्न टू गोल्ड। द गोल्डन टच इज नो ब्लेसिंग। अब वो गोल्डन टच कोई ब्लेसिंग नहीं रह गया। मिदास क्राइड, अब मिदास चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपने पूरा एंजॉय किया होगा, अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन आपको मिला है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करके रखिए और सब्सक्राइब जो करते हैं आप उसका बेल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। बाकी बैक टू बैक आपको कुछ मिल रही है, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।